गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC3 जिसका नाम है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, जिसे हम समकालीन विश्व भी कहेंगे, इस पेपर से आज एक विषय, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज अपने विचार रखूंगा। मेरा विषय होगा राइज ऑफ मिलिटरिज्म इन जापान, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे जापान में सैन्यवाद। तो सैन्यवाद का अर्थ क्या होता है कि सैन्य शक्तियों को बढ़ावा देना और उसकी क्षमताओं का विकास करना। तो हमारे इस चैप्टर से हमें संभावित प्रश्न कुछ इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि जापान में सैन्यवाद के उदय का एक संक्षिप्त वर्णन करें, या संभावित प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि जापान में सैन्यवाद का उदय क्यों हुआ, इसके कारणों पर प्रकाश डालें। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे जाए, आपको जवाब एक ही होगा कि जापान में सैन्यवाद कैसे विकसित हुआ, इसके लिए क्या क्या परिस्थितियां हैं, उत्तरदायी रहे। चलिए बिना समय गवाए हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। इस टॉपिक पर ध्यान देते हैं कि जापान में सैन्यवाद की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। 7वीं शताब्दी तक जापान बहुत से छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और ये सब छोटे छोटे राज्य जापानी सम्राट की अधीनता को स्वीकार करते थे। जापान में राजा के इन अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना निर्वाह करने के लिए जागीर देने की प्रथा थी। इससे जापान में सामंती पद्धति का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जापान में एक ऐसी श्रेणी का निर्माण शुरू हुआ जिसका कार्य ही सैनिक सेवा देना था। 12वीं सदी सम्राट योरितोमा के समय से जापान में शक्तिशाली सामंतों का काल आरंभ हो गया। इस समय से शोगुन का पद एक महत्वपूर्ण सैनिक पद माना जाने लगा, जो कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अर्थात उस काल में जो सेनापति होते थे उनको शोगुन कहा जाता था। ठीक है, राजा इस शोगुन के माध्यम से ही शासन कार्य संचालित करते थे। इस समय जापान की सरकार का स्वरूप सैनिक शासन बन गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यह प्रथा इसी तरह चलती रही। 1868 ईस्वी में मेइजी ने शोगुन प्रथा का अंत करके एक नई सेना का संगठन किया। 1872 ईस्वी में जापान में अनिवार्य सैनिक सेवा को आरंभ किया गया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के अंत तक जापान में सैनिक मनोवृत्ति का विकास हो चुका था। मेइजी शासनकाल में जापान का आधुनिक शक्ति के रूप में विकास हुआ। इस काल में जापान में व्यापारिक उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त जो अतिरिक्त माल उत्पादित हुआ उसे बेचने एवं बढ़ती हुई आबादी को बसाने के लिए सैनिक शक्तियों का सहारा लिया गया। जापान ने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से 1886 ईस्वी में एक आदेश प्रसारित किया, जिसके अनुसार युद्ध और नौसेना मंत्री महत्वपूर्ण गोपनीय सैन्य मामलों में
बिना प्रधानमंत्री से सलाह लिए सीधे सरकार या राजा से विचार विमर्श कर सकते थे। 1889 ईस्वी में आधुनिक सेना के मुख्य निर्माता राजकुमार यामागाता ने आदेश प्रसारित करवाया, जिसके अनुसार युद्ध एवं नौसेना के मंत्रियों के पद पर केवल सैनिक सेवा में कार्य कर रहे व्यक्ति ही काम कर सकते थे। 1912 में इस आदेश में आंशिक संशोधन किया गया, जिसके अनुसार सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी भी इस पद पर नियुक्त हो सकते थे। देश में बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की लहर ने सेनाओं को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशभक्त संस्थाओं ने भी सशस्त्र सेनाओं को सुदृढ़ किया। 1894 ईस्वी में कोरिया के प्रश्न पर चीन जापान युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में चीन पराजित हुआ और दोनों देशों के बीच शिमोनोस्की की संधि की गई। शिमोनोस्की की संधि के द्वारा चीन को कोरिया की स्वतंत्रता स्वीकार करनी पड़ी तथा फार्मोसा, प्रेस्का गेडोर तथा लियाओ तुंग प्रायद्वीप जापान को देना पड़े। चीन ने क्षतिपूर्ति के रूप में 30 करोड़ वायल जापानी चीनी मुद्रा को कहते हैं वायल, ठीक है, और जापानी मुद्रा येन कहलाती है। तो चीन ने क्षतिपूर्ति के रूप में 30 करोड़ वायल जापान को देना स्वीकार किया तथा जापान के व्यापार के लिए सांसी, चुंगकिंग, सुचाड़ और हंगेचाओ के शहर खोल दिए। इस संधि से जापान को काफी लाभ हुआ। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि जापान एक कमजोर राष्ट्र नहीं है। एशिया में जापान के विस्तार को यूरोपीय राज्य भय की दृष्टि से देखते थे और पीत आतंक, जिसको हम लोग इंग्लिश में येलो पेरिल, जिसका रूस विशेष विरोधी था। लियाओ तुंग प्रदेश पर रूस अपना सिक्का जमाना चाहता था। इसी तरह फ्रांस और जर्मनी भी जापान की इस सफलता से ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे। अतः रूस, फ्रांस तथा जर्मन दबाव के कारण जापान को लियाओ तुंग प्रदेश से अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। इसके बदले में उसे चीन द्वारा 7 करोड़ वायल हर्जाने के रूप में जापान को देना पड़ा। जो भी हो, इन 3 शक्तियों कौन कौन सी थी? रूस, फ्रांस और जर्मनी। दरअसल ये लोग अपनी महत्वाकांक्षा के कारण जापान के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दबाव जापान पर बढ़ाया और इस कारण से जापान को लियाओ तुंग प्रदेश खाली करना पड़ा। हाँ, चीन को इसके हर्जाने के रूप में जापान को 7 करोड़ वायल अवश्य देने पड़े, लेकिन जापान ने इन 3 शक्तियों
कौन कौन? रूस, फ्रांस और जर्मनी को हस्तक्षेप को अपने अपमान की तरह देखा। ठीक है। इस पर तकीकोशी, जो एक जापानी विद्वान है, ने लिखा है कि जापान के लोगों की यह दृढ़ इच्छा थी कि उनका देश संभ्रांत के निकट तक पहुंचे। इस समय जापान को यह लगा कि पश्चिमी सभ्यता के लोग शांति प्रिय संस्कृति की अपेक्षा सैनिक शक्ति को अधिक इज्जत देते हैं। इससे प्रभावित होकर जापान ने अपनी सैनिक प्रवृत्ति को और बढ़ाया। इस तरह से सिमोनोस्की की जो संधि हुई थी जापान और चीन के बीच, उस संधि के वजह से जापान का हस्तक्षेप चीन पर काफी ज्यादा बढ़ गया। तो अन्य देश जिनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, उन्होंने, जिसमें रूस, फ्रांस और जर्मनी थे, इन लोगों ने दबाव दे करके जापान को सिमोनोस्की के प्रभाव से मुक्त करवाया। इससे जापान को काफी अपमानित महसूस होना पड़ा और उसने इन तीनों महाशक्तियों से बदला लेने की ठान ली और अपनी सैनिक क्षमता का विकास तेजी से करने लगा। चीन जापान युद्ध के उपरांत जापान के राजनीतिज्ञों में दो विचारधारा के लोग थे। एक पक्ष रूस के साथ संधि करना चाहता था तथा दूसरे पक्ष के लोग इंग्लैंड के साथ संधि करने के पक्ष में थे। रूस तथा ब्रिटेन दोनों ही एशिया में साम्राज्य प्रसार का कार्य कर रहे थे। ब्रिटेन अपने भारतीय साम्राज्य तथा चीन के आर्थिक स्वार्थ के कारण रूस का प्रभाव एशिया में रोकना चाहता था। इस कारण ब्रिटेन किसी एशियाई शक्ति के साथ समझौता करने के पक्ष में था ताकि एशिया में उसकी शक्ति सुरक्षित रहे। अतः 1902 में जापान और ब्रिटेन में एक संधि हुई, जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने चीन की अखंडता और पूर्वी एशिया की स्थिति को यथावत रखने का आश्वासन दिया। जापान ने चीन में इंग्लैंड के हितों और इंग्लैंड ने कोरिया में जापान के हितों को स्वीकार कर लिया। यह भी निश्चित किया गया कि दोनों में से किसी एक पर आक्रमण होने पर दूसरा देश तटस्थ रहेगा, किंतु यदि आक्रमण करने वाली शक्तियां एक से अधिक हों तो दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। प्रारंभ में यह संधि 5 वर्षों के लिए और सुदूर पूर्व तक सीमित रही। इस संधि के द्वारा जापान यूरोपीय देशों के स्तर का देश समझा जाने लगा। यह पहला अवसर था जिसमें किसी पश्चिमी शक्ति ने एशियाई शक्ति के महत्व को स्वीकार कर उनसे समानता के आधार पर संधि की थी। अब जापान रूस के प्रति आक्रामक नीति अपनाकर बदला लेने की अवस्था में आ गया था।
इस संधि के द्वारा जापान को अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हुआ। रूस जापान युद्ध वस्तुतः आंग्ल जापानी संधि का ही परिणाम थी। बक्सर विद्रोह के बाद रूस मंचूरिया में किसी न किसी बहाने अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। 1902 के मंचूरिया समझौते के बाद भी रूस अपने वादे को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था। मंचूरिया के साथ रूस कोरिया में भी अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। जापान यह कभी सहन नहीं कर सकता था कि कोरिया में रूसी प्रभाव का विस्तार हो। अतः जापान ने 1904 में अचानक रूस पर हमला कर दिया, जो चीन की भूमि पर लड़ा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता के फलस्वरूप इस युद्ध का अंत हुआ और 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि हुई। इस संधि के द्वारा कोरिया में जापान को मान्यता मिल गई। रूस को अपने अधीनस्थ लियाओ तुंग प्रदेश के पट्टे जापानियों को हस्तांतरित करने पड़े और दक्षिणी मंचूरिया की रेल व्यवस्था, खानों के विकास के विशेषाधिकार जापान को सौंप दिए गए। यह युद्ध जापान की दूसरी बड़ी सफलता थी। युद्ध आरंभ होने से पूर्व जापान से जितनी आशा थी, उससे अधिक लाभ प्राप्त हुआ। इस तरह 1904-05 का यह युद्ध जापान के सैनिकवाद तथा साम्राज्यवाद के विकास के लिए तो महत्वपूर्ण साबित हुआ ही, साथ ही इस युद्ध ने विश्व की संपूर्ण परिस्थितियों को ही बदल दिया। इस युद्ध के पूर्व एशिया तथा अफ्रीका के औपनिवेशिक देशों में यह मान्यता थी कि यूरोपीय शक्तियां अपराजय है, अर्थात उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। यह विचार असत्य प्रमाणित हुआ। जापान ने इस विजय से जहां एक और एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्र उत्साहित हुए, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र भयभीत और सशंकित हुए। यह जापान के साम्राज्य विस्तार के क्रम में सैनिकों की पहली विशिष्ट उपलब्धि थी। इस युद्ध के बाद जापान की गणना शक्तिशाली राष्ट्रों में होने लगी। 1914 के अंत में जब शातुंग में जर्मनी का प्रतिरोध समाप्त हो गया, चीनी राष्ट्रपति को शातुंग प्रांत में तटस्थता कायम करने की घोषणा करनी पड़ी। जापान ने इस बात का विरोध किया तथा चीन के समक्ष कुख्यात 21 मांगे रखी। ये मांगे
शातुंग प्रदेश, मंचूरिया तथा मंगोलिया इस्पात कारखाने तटीय प्रदेश तथा वित्तीय और सैनिक मामलों से संबंधित थे। इन सभी मांगों का चीन को यूरोप वासियों के लिए बंद करना तथा एशिया वालों के लिए खोलना दिया गया। यही कारण था कि इसे एशिया का मुनरो सिद्धांत भी कहा जाता है। उपरोक्त चारों मांगे चीन के द्वारा मान ली गई। प्रथम विश्व युद्ध में जापान को बहुत लाभ मिला। पेरिस सम्मेलन में जापान की गणना प्रमुख देशों में की गई। जापान को औपचारिक रूप में बड़ी शक्तियों की तरह मान्यता प्राप्त हो गई। इस तरह से हम संपूर्ण वर्णन को ध्यान से देखें तो हमें यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जापान में प्रारंभ से ही सैन्यवादी नीति का अनुसरण होता रहा था। 7वीं शताब्दी में जहां जापान में सामंती प्रथा का प्रारंभ हुआ था, वह सामंती प्रथा मूलतः सैन्य व्यवस्था पर केंद्रित थी। इसके पश्चात 12वीं शताब्दी में शोगुन का पद शुरू हुआ। यह शोगुन का जो पद था मूलतः सैनिक शासन का प्रतीक था। इसके पश्चात मेइजी पुनर्स्थापना का काल प्रारंभ हुआ, जिसमें उसकी शक्ति, सैन्य शक्ति का अलग से गठन किया गया। इसके पश्चात हम पाते हैं कि 1902 ईस्वी में जापान ने चीन जैसे विशाल देश को परास्त किया। 1904-05 में उसने रूस जैसे विशालकाय देश को पराजित किया और इन युद्धों की सफलता से उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और वह यूरोपीय राष्ट्रों के बीच एक शक्तिशाली मान्य राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। वह पहला ऐसा एशियाई राष्ट्र था जिसे इन वैश्विक महाशक्तियों ने एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया। दरअसल यह जापान की सैन्यवादी नीति का ही परिणाम था। हम आज की क्लास को